जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग 10 की हिंदी और हिंदी से कितने मतलब हिंदी में कितने चैप्टर पढ़ने हैं बुक से। ठीक है, वो आज सारी बातें आप लोगों को हम बतलाएंगे। तो आप लोग जान लीजिए कि हिंदी के बुक से टोटल 29 चैप्टर से प्रश्न मतलब हिंदी के बुक से 29 चैप्टर से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, दो बुक है इसमें हिंदी में। एक है गोधुली, जो ये आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, और एक और है बर्निका। बर्निका में 5 चैप्टर है, जबकि गोधुली में टोटल कितने चैप्टर है? तो 24 चैप्टर है। 12 चैप्टर है 12 चैप्टर है गद्य खंड का और 12 चैप्टर है काव्य खंड का। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं गद्य खंड के जो 12 चैप्टर है उसका सबसे फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम लिखा हुआ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है चैप्टर का नाम, क्या लिखा हुआ है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? हम बतलाएंगे भीमराव अंबेडकर। कौन हो जाएंगे? भीमराव अंबेडकर। समझ में आ गया? इसको सही से लिखते हैं। आप लोगों को हम एक बार बतला देना चाहते हैं कि हम हिंदी पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, तो सुनिए, पहले एक बार हम जे भी लेखक होगा या चैप्टर का नाम जे भी, जैसे मान लेते हैं सबसे फर्स्ट लेखक परिचय होगा, और उसी चैप्टर के बारे में हम एक बार पूरा अच्छे से पढ़ा देंगे। ठीक है, एक वीडियो ये मिलेगा, एक या दो वीडियो में, जैसे अगर एक लेखक परिचय या तो एक चैप्टर में हो जाए तो हो जाए, यानी एक से दो चैप्टर 2 वीडियो में ये मिलेगा। ठीक, दूसरा वीडियो मिलेगा आपको एक, जिसमें जितना भी सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऑब्जेक्टिव मतलब एक चैप्टर, जैसे पहला चैप्टर कराएंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, तो इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव मिलेंगे एक वीडियो में मिल जाएगा। उसके बाद जितना भी सब्जेक्टिव होगा दूसरा वीडियो में मिल जाएगा। समझ में आ गया? ऐसे करके आप लोगों को हम क्या करेंगे, प्रत्येक दिन ये वीडियो अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम सबसे फर्स्ट में शुरुआत कर दिए जिस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस पाठ के लेखक है भीमराव अंबेडकर। कौन है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे, तो हम बतलाएंगे भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये पाठ की कौन सी विधा है, तो ये जान लीजिए कि ये निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की कौन सी विधा है? तो निबंध है। मतलब ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बतलाइए श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की कौन सी विधा है, तो क्या बतलाइएगा? निबंध है। ठीक है, तो चलिए इसके आगे हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में दलित परिवार में हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो क्या बतलाइएगा? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, तो हम क्या बतलाएंगे? महू मध्य प्रदेश में। महू के मध्य प्रदेश में। समझ में आ गया? और एक चीज और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बतलाइए महू के मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन किस परिवार में हुआ था, तो हम बतलाएंगे दलित परिवार में। किस परिवार में? दलित परिवार में। समझ में क्या? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बतलाइए भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो आप क्या बतलाइएगा? दलित परिवार में। समझ में आ गया? अब आगे सुनिए, लिखा हुआ है मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। यानी जो भीमराव अंबेडकर थे वो अपने समय में सुपठित, मतलब जितना भी लोग पर मतलब जो भी ज्ञान देने वाले जाते थे या पढ़ा मतलब कोई भी चीज करने वाले, उसमें से सबसे क्या थे? सुपठित जनों में से एक थे, यानी उनमें से एक ये भी थे। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है, आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा मानव मुक्ति के पुरोधा किन्हें कहा जाता है, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जो मानव को सही रास्ते पर अच्छाई और बुराई के रास्ते के बारे में बतलाए और सही मार्ग पर चलने के लिए बतलाएगा, वही क्या हो जाएगा? मानव। उन्हीं को कहेंगे मानव मुक्ति के पुरोधा। तब मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है, तो बतलाएंगे भीमराव अंबेडकर को। क्वेश्चन पूछा जाएगा मानव मुक्ति के पुरोधा
मानव मुक्ति के पुरोधा किन्हें कहा जाता है, तो क्या बतलाएंगे, भीमराव अंबेडकर को। क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया? अब आगे सुनिए, लिखा हुआ है, प्रथम प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी अमेरिका गए और फिर वहां से लंदन गए। उन्होंने जब प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर लिए, फिर उसके बाद किसके कहने पर, तो एक बड़ौदा नरेश करके नाम है एक व्यक्ति का, जिनके प्रोत्साहन पर, प्रोत्साहन मतलब कहने पर, ठीक है, वो कहाँ पर गए, तो इंग्लैंड अमेरिका गए यानी न्यूयॉर्क गए। किसके कहने पर गए थे, बड़ौदा नरेश। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बतलाइए भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर न्यूयॉर्क गए थे, किसके प्रोत्साहन पर, तो क्या बतलाएंगे, भीमराव अंबेडकर के। नहीं सुनिए, फिर से क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बतलाइए भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे, तो हम क्या बतलाएंगे, बड़ौदा नरेश के कहने पर गए थे। और न्यूयॉर्क कहाँ पे है, अमेरिका को में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ के बाद फिर वहीं से कहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए यानी लंदन। फिर यहाँ से कहाँ चले गए, लंदन यानी इंग्लैंड। कहाँ चले गए, इंग्लैंड। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बतलाइए भीमराव अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के न्यूयॉर्क गए, फिर वहां से कहाँ चले गए, तो आपको क्या बतलाना है लंदन। समझ में आ गया? अब आगे देखिए, लिखा हुआ है, उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक, सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसा, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के विख्याता बनकर उभरे। मतलब ये इन सभी विषयों पर व्याख्याता बनकर के उभरे, मतलब व्याख्यात की, मतलब वर्णन किए ये सभी विषय के बारे में, ठीक है। आगे देखिए, लिखा हुआ है, स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत की। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बतलाइए स्वदेश में कौन वकालत किए, तो भीमराव अंबेडकर। स्वदेश मतलब क्या, अपने देश में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भीमराव अंबेडकर कहाँ पर वकालत किए, तो स्वदेश में। स्वदेश मतलब क्या होता है, अपने देश में वो क्या किए, वकालत। समझ में क्या? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बतलाइए भीमराव अंबेडकर कहाँ पर वकालत किए, तो स्वदेश में। स्वदेश मतलब अपना देश में। समझ में क्या? अब आगे लिखा हुआ है, समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। मतलब उन्होंने क्या किए, समाज और राजनीतिक दोनों क्षेत्र में बेहद सक्रिय रहे। मतलब वो समाज और राजनीति दोनों क्षेत्र को क्या करते थे, दोनों क्षेत्र में उन्होंने सक्रिय रहा मतलब वो दोनों क्षेत्र में रहे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अछूत, जो छुआछूत करते हैं, जैसे ये तुम ये जाति ये वो करते हैं, तो उन्होंने अछूत। उसके बाद स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। मतलब पुराने जमाने में स्त्री को, जो अभी पढ़ रही है, ये पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको घर से निकलने नहीं दिया जाता था। ये सब अधिकार उन्होंने क्या करवाया, दिलाया। उसके बाद उन्होंने मजदूर जैसे काम करवा लिया जाता था। उसके बाद क्या किया जाता था, उसको उचित मेहनताना नहीं दिया जाता था। मतलब वो जो जितना काम करते उसके हिसाब से पैसे नहीं दिया जाता था उसको, ठीक है। और जो स्त्रियां, मतलब अछूत को, स्त्री को और मजदूर के सभी को मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने में इन्होंने क्या किया, अपना मतलब प्रयास किए, संघर्ष किए। उसके बाद लिखा हुआ है, इनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बतलाइए भीमराव अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के
मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति कितने हैं? तो 3 है। कौन कौन है? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। यानी चिंतन व रचनात्मक का मतलब क्या? उनसे सीखने को इनको मिलता था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भीमराव अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के कितने व्यक्ति है? तो 3। कौन कौन? बुद्ध, उसके बाद कबीर और ज्योतिबा फुले। और कौन है? ज्योतिबा फुले। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बतलाइए भीमराव अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के कितने व्यक्ति है? चिंतन व रचनात्मक क्या बोलेंगे? चिंतन व रचनात्मक या रचनात्मकता बोलिए। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भीमराव अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के कितने प्रेरक व्यक्ति हैं जिनसे इनको सीखने को मिलता था, प्रेरणा मिलता था? तो क्या बतलाएंगे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए लिखा हुआ है भारत के संविधान निर्माण में इनकी अहम भूमिका रही। मतलब इन्होंने संविधान, भारत के जो संविधान है इसको बनाने में इनका सहयोग रहा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है भूमिका एक निष्ठ समर्पण के कारण ही आज हम इन्हें भारतीय संविधान के निर्माता कहकर इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मतलब भीमराव अंबेडकर है, इसको भारतीय संविधान के निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है, और अंततः दिसंबर 1956 में दिल्ली में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का क्या हो गया? निधन हो गया। क्या हो गया? निधन हो गया। हम ये बोलना चाहते हैं कि दिसंबर 1956 में दिल्ली में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का निधन हो गया। कब हुआ? दिसंबर 1956। दिसंबर क्या बतलाएंगे? दिसंबर 1956 ईस्वी में कहाँ? तो दिल्ली में ना, दिल्ली में निधन हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बतलाइए भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ? तो क्या बतलाइएगा? दिसंबर 1956 में। कहाँ पे? तो दिल्ली में हो गया। समझ में आ गया? अब आगे सुनिए, लिखा हुआ है बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी, उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं एवं भाषण है। मतलब बहुत सारा उन्होंने बुक लिखा यानी पुस्तक लिखी, और उसमें से जो प्रमुख है कुछ भाषण और रचनाएं है वो आप लोगों को बतलाते। द कास्ट इन इंडिया, क्या लिखा हुआ है? द कास्ट्स इन इंडिया। उसके बाद लिखा हुआ है देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। आगे लिखा हुआ है द अनटचेबल्स, हु आर शूद्राज, हु आर दे। उसके बाद लिखा हुआ है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज थॉट्स ऑन ल्यूग्निटिशन ट्रस्ट्स, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। उसके बाद लिखा हुआ है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, ये आदि मतलब इतना इनका प्रमुख रचना है। जो प्रमुख रचना है उसको आप लोगों को हम एक बार क्या करते हैं? लिख करके बतला देते हैं। तो देखिए अब हम पूरा लिख दिए जो इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन लिखा हुआ है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उसके बाद लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। उसके बाद लिखा हुआ है द अनटचेबल्स। उसके बाद हु आर दे। उसके बाद लिखा हुआ है हु आर शूद्राज। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। उसके बाद लिखा हुआ है बुद्धा एंड हिज धम्म। ये सब मेन है जो पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, वो हम लिख दिए। ऐसे तो बहुत सारा है और पूछा जाता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है उसको हम ये लिख दिए हैं। कौन कौन? ये तो याद रखिएगा, फिक्स है। ठीक है, उसके बाद ये भी याद रखिएगा, उसके बाद ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद ये और ये तो कम से कम इतना याद ही रखना है। ठीक है, हम क्या बतलाए? सबसे फर्स्ट एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द कास्ट से इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। उसके बाद लिखा हुआ है द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज। ये ज्यादा पूछा जाता है ये दोनों में। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है बुद्धिज्म
एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद लिखा हुआ है बुद्धा एंड हिज धम्मा। समझ में क्या, ये इनके प्रमुख रचना है। ठीक है, अब चलिए अब आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है हिंदी में उनका संपूर्ण वांड में भारत सरकार के कल्याण मंत्री से बाबा साहेब भीमराव। लिखा हुआ है हिंदी में उनका संपूर्ण वांड में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वांडवे नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। मतलब इनका जितना भी रचना है उसको बाबा साहेब अंबेडकर, ठीक है, उनके मतलब संपूर्ण वांडमय नाम से, किस नाम से, संपूर्ण वांडमय नाम से इनके जितने भी रचनाएं 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए भीमराव अंबेडकर के संपूर्ण वांडमय नाम से कितने रचनाएं प्रकाशित हो चुका है, तो क्या बतलाएंगे, कितने खंडों में हो चुका है, तो हम क्या बतलाएंगे 21 खंडों में। ठीक है, किस नाम से, तो बतलाएंगे संपूर्ण वांडमय, संपूर्ण वांडमय, किस नाम से, संपूर्ण वांडमय। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बतलाइए भीमराव अंबेडकर के जो भी रचना है संपूर्ण वांडमय नाम से कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है, तो हम कितना बतलाएंगे 21 खंडों में। क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया? तो चलिए अब आगे देखिए, लिखा हुआ है यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललॉय सिंह द्वारा भाषांतरित किए गए हिंदी रूपांतरण जाति विभेद का उच्छेदित से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये पाठ की कौन, यहाँ पर क्या बतलाते हैं, ये जो आप देख रहे हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये भाषण है, कथी है, ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट देख रहे हैं, ये भाषण है। ठीक है, और इसी में से ये चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ लिया गया है। ये क्या है, भाषण है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बतलाइए कि, फिर से सुनिए, ये हम जो बोलते हैं कि एनिहिलेशन ऑफ ये कास्ट है, ये भाषण है। ठीक है, और इसी से लिया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बतलाइए श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ कहाँ से लिया गया है, तो हम बतलाएंगे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। ठीक है, और ये तो दूसरा भाषा में लिखा गया है ये पाठ, लेकिन इसको हिंदी में रूपांतरण कौन किया है, तो ललॉय सिंह यादव के द्वारा करवाया गया है। किसके द्वारा? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बतलाइए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण कौन किया है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, इसको हिंदी में रूपांतरण कौन किया है, तो हम बतलाएंगे ललॉय सिंह यादव। कौन किया है, तो बतलाएंगे ललॉय सिंह यादव। समझ में आ गया? अब आगे देखिए, लिखा हुआ है यह भाषण जाति पाति तोरक मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 के अध्यक्ष भाषण के रूप में तैयार किया गया था। ये भाषण कब दिया गया था, तो 1936 में। समझ में क्या? और कौन से जाति पाति तोरक मंडल लाहौर में हुआ था, वहां के लिए तैयार किया गया था। कब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जाति पाति तोरक मंडल लाहौर में कब हुआ था, तो 1936 में। जाति पाति तोरक मंडल, जाति पाति तोरक मंडल लाहौर में कब हुआ था, तो बतलाएंगे 1936 ईस्वी में। समझ में आ गया? अब आगे देखिए, लिखा हुआ है इसके बाद बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का नाम दे दिया गया। प्रस्तुत आलेख में भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्य युगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा का पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा सब विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों रूढ़, उसके बाद पूर्व ग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर प्राकृतिक पर भी यह एक सम्भ्रात विधिवेता की दृष्टि से उभर सका। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह
आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। ये चलिए अब इस चैप्टर को देखिए, ये लेखक परिचय पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज आपको कम से कम याद रखना है, एक बार हम थोड़ा सा बतला देने का प्रयास करते हैं। आप लोग देखिए, सबसे फर्स्ट में याद रखिएगा, क्या याद रखना है, एक सेकंड रुक जाइए, सुनिए। सबसे फर्स्ट में आप याद रखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है, तो हम क्या बतलाएंगे, भीमराव अंबेडकर है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि बतलाइए श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की कौन सी विधा है, तो वहां पर आप लोग बतलाइएगा कि निबंध है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ, मतलब फिर से सुनिए, लिखा जाएगा कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था, तो महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। किस परिवार में हुआ था, तो दलित परिवार में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव मुक्ति के पुरोधा किन्हें कहा जाता है, तो मानव मुक्ति के पुरोधा भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बतलाइए भीमराव अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता की प्रेरक व्यक्ति कितने हैं, तो 3 है। कौन कौन है, तब बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। अब आगे सुनिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बतलाइए भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ, तो दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। कहाँ पर हुआ, दिसंबर 1956 ईस्वी में कहाँ पे हुआ, दिल्ली में हुआ। अब आगे लिखा हुआ है, भीमराव अंबेडकर प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए, उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए। लेकिन किसके प्रोत्साहन पर, किसके कहने पर, तो बड़ौदा नरेश के कहने पर गए। फिर वहां से न्यूयॉर्क से यानी अमेरिका से फिर उन्होंने कहाँ चले गए, तो लंदन चले गए। अब आगे देखिए, भीमराव अंबेडकर स्वदेश में वकालत की। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भीमराव अंबेडकर कहाँ वकालत की, तो स्वदेश में। स्वदेश मतलब अपना देश में। अब आगे देखिए, लिखा हुआ है भीमराव अंबेडकर के बहुत सारी रचनाएं हैं। ठीक है, और बहुत सारी रचनाएं हैं और बहुत सारे पुस्तकें लिखी। उनमें से प्रमुख कुछ है जो आपके सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उसके बाद लिखा हुआ है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। उसके बाद लिखा हुआ है द अनटचेबल्स हु आर दे। उसके बाद हु आर शुद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। उसके बाद लिखा हुआ है बुद्धा एंड हिज धर्म। इसमें से इसको याद रखिएगा, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद ये और ये कम से कम इतना याद जरूर रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इनका बहुत सारी रचना है, समझने के थे। इनकी सभी रचनाओं को संपूर्ण 92 नाम से, संपूर्ण मतलब इनके जितने भी रचना है संपूर्ण 92 नाम से 21 खंडों में क्या किया गया, प्रकाशित करवाया गया। प्रकाशित मतलब छपवाया गया। ठीक है, और एक चीज बतला देते हैं, ये जो आप देख रहे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये भाषण है। ठीक है, कब के लिए तैयार किया गया था, तो ये देखिए कि 19 जाति पाति तोरक मंडल लाहौर में 1936 में होने वाला था या हुआ था, उसी के लिए तैयार किया गया था। ठीक है, तो ये दूसरे भाषा में लिखा हुआ था, लेकिन हिंदी में रूपांतरण कौन किया, तो ललय सिंह यादव। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द कास्ट नहीं, आपसे पूछा जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण कौन किया है, तो आपको बतलाना है ललय सिंह यादव। क्या बतलाइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये जान लीजिए हम लेखक परिचय कंप्लीट किए हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे और उसके बाद आपको इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक वीडियो एक ही वीडियो में हो सकेगा, तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम आप लोगों को करा देंगे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।